ऋषभ होटल के अपने रूम के पास पहुंचा। उसने जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोला तो लॉक खुला ही नहीं। उसने फिर से लॉक खोलने की कोशिश की पर लॉक नहीं खुला। उसने गुस्से में दरवाजे पर बहुत जोर से लात मारी और फिर मैनेजर को कॉल किया। जी ऋषभ सर, दूसरी ओर से मैनेजर उसकी कॉल रिसीव करके बोला। ऋषभ गुस्से में बोला, मेरे रूम का लॉक नहीं खुल रहा है, किसी को जल्दी भेजो और ये लॉक खुलवाओ। ये सुनकर मैनेजर झेपते हुए बोला, रूम का लॉक चेंज कर दिया गया है सर, तो रूम की नई चाबी भेजो राइट नाउ। ऋषभ गुस्से में चीखा। मैनेजर हिम्मत करके थोड़ा डरते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, पर करण सर ने आपको इस रूम की चाबी देने से मना कर दिया है। ये सुनकर ऋषभ शॉक्ड रह गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने, फिर से बोलो। मैनेजर ने डरते हुए जवाब दिया, जी वो करण सर ने आपका सामान दूसरे रूम में रखवा दिया है और कहा है कि आपके इस हनीमून स्वीट में रहने से इस होटल का हर रोज 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, और ये भी कहा है कि। इतना कहकर मैनेजर चुप हो गया। और क्या कहा उसने, ऋषभ ने गुस्से में पूछा। मैनेजर ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो फिर से चीखा, और क्या कहा उसने। मैनेजर डरते हुए बोला, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से जाने के बाद भी इस रूम में आपका सामान पड़ा रहता है, जिसकी वजह से होटल ये रूम किसी को दे नहीं पाता है, इसलिए आपका सामान उन्होंने नीचे लॉबी में बने एक कमरे में रखवा दिया है और कहा है कि अब आप जिंदगी भर वहां मुफ्त में पड़े रह सकते हो, और ये भी कहा है कि अगर आप यहाँ एक गिलास पानी भी मंगवाए तो उसका भी बिल आपसे लिया जाए। ऋषभ ने गुस्से में कॉल कट कर दी। उसने चीखते हुए अपना फोन बहुत जोर से फर्श पर फेंक दिया। बहुत पछताएगा तू करण, बहुत। पिछली बार तो तू मेरे वार से बचकर संभल गया था, पर इस बार मैं ऐसा वार करूंगा कि तुझे संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। सामने से वार करने पर तो तू संभल जाता है, पर पीठ पर वार करने से तुझे चोट जरूर लगेगी। इस बार मैं पहले से भी ज्यादा खतरनाक खेल खेलूंगा तेरे साथ, और तुझे उठकर खड़े होने का मौका कभी नहीं दूंगा, इसलिए आज मुझे चुप रहना होगा। इतना कहकर उसने अपना टूटा हुआ फोन उठाया और उसमें से सिम कार्ड निकाला। उसके बाद वो लिफ्ट से नीचे आया और रिसेप्शन पर आकर बोला, तानिया रूम नंबर 101 मेरे नाम से बुक करो। तानिया ने हैरानी से पूछा, पर सर उस रूम में तो आप ही रहते हैं। उसके इस सवाल पर ऋषभ को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुमसे जितना कहा है उतना करो, 3 महीने के लिए ये रूम मेरे नाम पर बुक करो। तानिया ने सिर हिलाया और कंप्यूटर में एंट्री करने लगी। तभी वहां मैनेजर साहब आ गए। तानिया ऋषभ को रूम की चाबी देते हुए बोली, ये आपके रूम की चाबी सर। ऋषभ चाबी लेते हुए मैनेजर से बोला, अभी और इसी वक्त मेरा सामान मेरे रूम में भिजवाओ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा, पर कुछ कदम चलकर वो रुक गया और उसने पलटकर मैनेजर से पूछा, पेमेंट कैश करना है या डिजिटल पेमेंट चलेगा? जो भी आप चाहे सर, मैनेजर सिर झुकाकर बोला। तो ऋषभ फिर से रिसेप्शन पर आया। उसने वहां रखा QR कोड स्कैन किया और पेमेंट करके वहां से चला गया। मैनेजर ने सुकून की सांस ली और मन ही मन बोला, ये ऋषभ सर को हुआ क्या है? करण सर ने सीधे इनके ईगो पर वार किया और इन्होंने बिना कुछ कहे उनके वार को खामोशी से सहन कर लिया। ये कैसे पॉसिबल है? जहां तक मैं ऋषभ सर को जानता हूं, अगर कोई उन्हें एक उंगली भी दिखा दे तो वो उसका हाथ काट दे, और करण सर ने तो उनकी इतनी इंसल्ट की है, फिर वो चुप कैसे रह सकते हैं? इधर ऋषभ हाथ में शराब की बोतल लिए फिर से अपने कमरे में आया और रूम की खिड़की के पास पहुंचा। उसने बोतल का ढक्कन खोला और शराब पीते हुए बोला, 3 साल पहले मैंने सीधे तेरे दिल पर वार किया था। मुझे लगा था कि तू नंदिनी से प्यार करता है, उसके अचानक से दूर जाने का सदमा तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, पर तूने तो खुद को संभाल लिया और पहले से ज्यादा बेखौफ हो गया। पर इस बार मैं तुझे ऐसे तोड़ूंगा कि तू इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी खुद को संभाल नहीं सकेगा। इतने टुकड़े करूंगा तेरे दिल के कि उन्हें जोड़ते जोड़ते तुझे एक जन्म कम पड़ जाएगा। खुराना कंस्ट्रक्शन की वो कुर्सी जिस पर तू बैठा है, उस पर बड़े होने के नाते सिर्फ मेरा हक था, पर तूने मुझसे मेरा ये हक छीन लिया। इसलिए जब तक मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद नहीं कर देता, मैं चैन से नहीं जीऊंगा। तुझे टूटते देखना मेरी जिंदगी का मकसद है और अपने इस मकसद को मैं पूरा करके रहूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी। इतना कहकर उसने शराब की बोतल को मुंह से लगाया और पूरी बोतल खत्म कर दी। तभी अचानक उसे मधु का ख्याल आया। उसने तुरंत हरीश को फोन किया। उस लड़की का कुछ पता चला, हम उसी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, बहुत जल्द मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो।
अब हम उसे लेकर ही तुम्हारी आंखों के सामने आएंगे, दूसरी ओर से लक्की बोला। ऋषभ अपने रूम से निकलकर लिफ्ट में आया और नीचे जाने के लिए बटन प्रेस करके बोला, लेट्स सी कि आज वो लड़की मिलती है या फिर तुम सबकी बैंड बजती है। अगर वो लड़की इस बार मेरे हाथों से निकली तो महादेव की कसम तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। लक्की डर के मारे कुछ नहीं बोल सका। ऋषभ उससे बात करते हुए लिफ्ट से बाहर आया, पर तभी उसकी नज़र होटल के बाहर गाड़ी में बैठ रही मधु पर पड़ी। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता, वो गाड़ी चल दी। ऋषभ तेजी से उस गाड़ी के पीछे दौड़ा। वो दौड़ते हुए होटल से बाहर आया, पर तब तक गाड़ी चली गई थी। वो तुरंत अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा, पर फिर उसे याद आया कि उसकी गाड़ी तो करण ने तोड़फोड़ दी है। उसे करण पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में वहां खड़ी एक गाड़ी पर बहुत जोर से लात मार दी और होटल के बाहर खड़े गार्ड से बोला, मेरे लिए गाड़ी लाओ जल्दी। इतना सुनते ही गार्ड भागता हुआ वहां से चला गया। ऋषभ वही खड़ा गुस्से में गाड़ी का वेट करने लगा। इधर करण फार्म हाउस पहुंचते ही गाड़ी से बाहर आया और रोहित को फोन करता हुआ सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ा। दूसरी ओर से रोहित उसकी कॉल रिसीव करके बोला, बोल। करण ने अपना कैमरा टेबल पर रखते हुए पूछा, रोहित तुझे नहीं लगता कि कम से कम तुझे मुझे बताना चाहिए था कि तू इंदौर वापस जा रहा है? रोहित ने अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा, तू मुझे बताकर गया था कि तू 2 दिन जंगलों में रहने वाला है। करण ने कोई जवाब नहीं दिया तो रोहित फिर से बोला, करण कल जो कुछ भी तूने मुझसे कहा है उसके बाद मैं इतना तो समझ ही चुका हूँ कि तू अपना अतीत भूलना नहीं चाहता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि ये शादी ना हो। मुझे पता है रोहित कि मेरी बातों ने तुझे बहुत हर्ट किया है, पर मेरा इरादा तेरा दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। रिद्धिमा और हम बचपन के दोस्त हैं और मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो उससे बहुत प्यार करे, उसे बहुत खुश रखे। पर मैं वो नहीं हूँ रोहित। तेरे लौटने के बाद इस बारे में बात करते हैं करण। इतना कहकर रोहित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। करण वहीं बैठकर रोहित और रिद्धिमा के बारे में सोचने लगा। दूसरी ओर ऋषभ गाड़ी ड्राइव करते हुए उस गाड़ी को ढूंढ रहा था जिसमें उसने मधु को बैठते देखा था। वो गुस्से में खुद से बोला, 2 बार वो लड़की मेरे सामने आई और मैंने एक बार भी उसे अपने फोन में कैद नहीं किया और ना ही उस गाड़ी का नंबर नोट किया। वो लड़की मेरे होटल में क्या कर रही थी? अगर वो यहाँ मेरे होटल में ठहरी होती तो मुझसे एक बार तो जरूर टकराती। दिल्ली में उसकी आवाज सुनकर मुझे ये कभी नहीं लगा कि वो हिमाचल की है। आई एम श्योर कि वो लड़की या तो टूरिस्ट है या फिर इस शहर में किसी की मेहमान। दोनों सूरतों में वो शिमला के टूरिस्ट स्पॉट पर ही मिलेगी। वो गाड़ी इस ओर ही गई थी और ये रास्ता सीधे जाखू हनुमान मंदिर की ओर जाता है। इतना कहकर उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और फिर से बोला, तुम कहीं भी छिपी हुई क्यों ना हो, आज तो मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। इधर मधु और उसके सारे दोस्त जाखू हनुमान मंदिर पहुंचे और एक एक करके अपनी बस से बाहर आने लगे। उस जगह की खूबसूरती देखकर मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी मीरा ने उसकी बाह पकड़ी और मंदिर की ओर बढ़ते हुए बोली, मधु बताना कि तूने करण को थैंक्स क्यों कहा? मधु उसे घूरते हुए बोली, नहीं बताऊंगी। मीरा उसके सामने आई और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, मधु बता वरना तेरे पेट में दर्द होगा। मधु ने उसे अपने सामने से हटाया और आगे बढ़ते हुए बोली, कभी नहीं बताऊंगी वरना तेरी किस्मत कनेक्शन वाली बकवास फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मीरा उससे कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर करण पर पड़ी जो अपनी गाड़ी से बाहर आकर उनकी ओर ही बढ़ रहा था। मीरा पलक झपकाना भी भूल गई। वो करण को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, मधु बकवास नहीं है ये, बल्कि सच है। मुझे पता था कि तू यही कहेगी, मधु चिढ़कर बोली। उसने फिर से मीरा को अपने सामने से हटाया और मंदिर की ओर बढ़ने लगी। मीरा अभी भी खड़ी करण को देख रही थी। करण बहुत तेजी से उसके करीब से निकल गया। मीरा पलटकर उसे मधु के पीछे जाते देख ही रही थी कि तभी समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, यहाँ क्यों खड़ी है, चल। मीरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसके साथ मंदिर की ओर बढ़ने लगी। मधु मंदिर के चारों ओर की खूबसूरती देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके सारे फ्रेंड वही उसके आसपास ही तस्वीरें ले रहे थे। कुछ देर बाद मीरा हाथों में प्रसाद की टोकरी लिए उसके पास आई और बोली, चल दर्शन करते हैं। मधु ने तुरंत अपनी सैंडल उतारी और मीरा के साथ मंदिर में जाने लगी। मंदिर के अंदर करण हनुमान जी महाराज के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। मधु भी उसकी बगल में आकर खड़ी हो गई। मीरा ने प्रसाद की टोकरी जैसे ही पंडित जी की ओर बढ़ाई तो उसकी नजर करण और मधु पर पड़ी।
जो अपनी अपनी आंखें बंद किए साथ में भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। ये देखकर मीरा हैरानी से उन दोनों को देखने लगी। मधु मन ही मन बोली, बाबा मैं नहीं जानती कि उस रात जो हुआ वो क्यों हुआ, और मैं ये भी नहीं जानती कि आपने मेरी किस्मत में आगे क्या लिखा है, पर फिर भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज मैं बस आपसे यही मांगने आई हूँ कि आगे मेरा नसीब मुझे जिस भी जगह पर ले जाए, आप मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ चलिएगा, मुझे कभी टूटने मत दीजिएगा। मैं अपने माँ पापा से सच नहीं छिपाना चाहती, इसलिए मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता सकूं। उस रात की वजह से जो तूफान मेरी जिंदगी में आने वाला है, उसका सामना करने की मुझे हिम्मत दीजिएगा। करण भी मन ही मन बोला, जाने अनजाने अगर मुझसे उस रात कुछ गलत हुआ है तो मेरे उस गुनाह की कोई माफी नहीं है बजरंगबली। आप जो चाहे मुझे सजा दीजिए, पर मेरी गलती की सजा उस लड़की को कभी मत भुगतने दीजिएगा। प्लीज बस एक बार मुझे उससे मिला दीजिए ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं और उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर सकूं। मैं इस बोझ को लेकर नहीं जी सकता कि अनजाने में ही सही, पर मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो। इसलिए प्लीज जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती उस लड़की के साथ ही रहिएगा। तभी पंडित जी मीरा को प्रसाद देते हुए बोले, ये लो बेटी। मीरा ने मुस्कुराते हुए प्रसाद ले लिया। करण और मधु दोनों ने भी उनकी आवाज सुनकर एक साथ अपनी आंखें खोली। पंडित जी ने आगे बढ़कर मधु को प्रसाद दिया। मधु प्रसाद लेते ही पंडित जी के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी, तभी करण भी बिना उसकी ओर देखे पंडित जी के पैर छूने लगा। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, पंडित जी उनके सिर पर हाथ रखकर बोले। मधु और करण दोनों ने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा, पर एक दूसरे को देखते ही उनके चेहरों का रंग उड़ गया और दोनों ने झेपते हुए अपनी नजरें फेर ली। पंडित जी ने करण को भी प्रसाद दिया, पर प्रसाद लेते ही वो वहां से चला गया। ये सब देखते ही मीरा ने तुरंत हनुमान जी की प्रतिमा की ओर देखा और मन ही मन बोली, आज आपने मुझे सही साबित कर दिया भगवान। कहीं ना कहीं इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वरना ये बार बार यूं एक दूसरे के करीब कभी नहीं आते। मधु अभी भी हैरानी से ज्यों की त्यों खड़ी हुई थी। तभी मीरा ने पंडित जी के हाथ से प्रसाद की टोकरी ली और मधु के कान में आहिस्ता से बोली, मैंने कहा था ना कि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मधु ने गुस्से में उसे घूरा और बिना कुछ कहे मंदिर में रखा एक आसन उठाया और उस पर बैठ गई। मैं ये टोकरी देकर आती हूँ, तू पढ़ तेरी हनुमान चालीसा। उसे पढ़े बिना तो तू यहाँ से हिलेगी नहीं, मीरा मुस्कुराते हुए बोली और वहां से चली गई। मधु ने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखते हुए अपने सिर को अपने दुपट्टे से ढका और आंखें बंद करके हनुमान चालीसा बोलने लगी। करण हाथ जोड़े मंदिर की परिक्रमा करते हुए मधु को देख रहा था। मंदिर में बहुत से लोग हाथों में हनुमान चालीसा लिए उसका पाठ कर रहे थे। वहां सिर्फ मधु ही थी जो बिना किताब में देखे हनुमान चालीसा बोल रही थी। मधु की आवाज में हनुमान चालीसा इतनी मधुर लग रही थी कि मंदिर में हर किसी का ध्यान सिर्फ उस पर था। करण ने जैसे ही अपनी 3 परिक्रमा पूरी की तो वो भी एकटक उसे ही देखने लगा। मधु की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। सब अपना अपना पाठ छोड़कर मधु को सुनने लगे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। इस श्लोक के साथ मधु ने हनुमान चालीसा का पाठ पूरा किया और अपनी आंखें खोलकर हनुमान जी के सामने माथा टेका और फिर उठकर खड़ी हो गई। करण अभी भी उसे ही देख रहा था और मीरा की नजर सिर्फ करण पर थी। मधु ने अपना आसन उठाकर अपनी जगह रखा तो पंडित जी ने उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत मधुर आवाज है बेटा तुम्हारी, तुम्हारे कंठ में तो स्वयं मां सरस्वती विराजमान है और तुमने तो पूरा पाठ भी बिना देखे ही बोल दिया। तभी मीरा वहां आकर बोली, ये तो कुछ नहीं है पंडित जी। मधु जहां रहती है वही पास के मंदिर में हर साल सावन के महीने में रामायण का पाठ होता है और वहां जब मधु रामायण पढ़ती है तो मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है वहां। पंडित जी ये सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने मधु के सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान जी हमेशा अपनी कृपा तुम पर बनाए रखे, सदा खुश रहो बेटा। मधु ने उनके सामने हाथ जोड़े और मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने लगी। करण उसे देखकर मन ही मन बोला, तो मधु नाम है इस लड़की का। जितना मीठा नाम है उतनी ही मीठी आवाज भी है, पर थोड़ी बदतमीज और डरपोक लड़की है। अगर आज दादी और मम्मा इसके मुंह से हनुमान चालीसा का पाठ सुन लेती तो इससे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस होती। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। परिक्रमा पूरी करके मधु ने एक बार फिर से माथा टेका
और मीरा के साथ मंदिर से बाहर आई। दोनों अपने सारे दोस्तों के साथ मंदिर के चारों ओर की खूबसूरती देखते हुए सेल्फी लेने लगी। इधर ऋषभ ने भी उसी मंदिर के बाहर अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर आने लगा। तभी उसके फोन की बेल बज उठी। उसने अपनी गाड़ी का डोर बंद किया और कॉल रिसीव करते हुए बोला, हाँ लक्की। ऋषभ तू कहाँ है? तेरे लिए एक खुशखबरी है। पहाड़ी पर जिन लोगों ने उस लड़की के दोस्तों की मदद की थी, उनसे पता चला है कि वो लोग टूरिस्ट थे और शिमला घूमने के लिए आए थे। ऋषभ तेजी से मंदिर की ओर बढ़ते हुए बोला, गुड, वैसे मुझे लगा ही था कि वो लड़की यहाँ की नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब मैं उससे मिला था तो उसकी आवाज से मैं ये समझ चुका था कि वो लड़की शिमला की तो नहीं हो सकती। वैसे कुछ पता चला कि वो लोग कहाँ से आए थे? नहीं, उन लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी हम पूछताछ कर रहे हैं, शायद कुछ पता चल जाए। मैं उस लड़की को ढूंढने के लिए जाखू के हनुमान मंदिर आया हूँ, क्योंकि मैंने उसे आज मेरे ही होटल के बाहर एक गाड़ी में बैठकर जाते देखा है। अपने सारे आदमियों को इस शहर के सारे टूरिस्ट स्पॉट पर भेजो, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए, समझे? ऋषभ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की तुम्हारे होटल में ही रुकी हो? ऋषभ ने मंदिर के बाहर अपने जूते उतारते हुए जवाब दिया, नहीं, वो लड़की हमारे होटल में नहीं रुकी है, क्योंकि अगर वो होटल में होती तो अब तक मुझे मिल चुकी होती। इसलिए तुमसे जितना कहा गया है उतना करो, समझे? इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी और मंदिर में मधु को ढूंढने लगा। दूसरी ओर मीरा अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लेने में बिजी थी। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। मीरा ने जैसे ही अपना फोन देखा तो उसके डैड की कॉल आ रही थी। मीरा ने उनकी कॉल कट कर दी और फिर से सेल्फी लेने लगी। कुछ देर बाद फिर से उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने एक बार फिर कॉल कट कर दी और सेल्फी लेने लगी। तीसरी बार फिर फोन की बेल बजी, पर इससे पहले कि मीरा कॉल कट करती, मधु ने उसके हाथ से फोन ले लिया और कॉल रिसीव करके बोली, नमस्ते अंकल। मधु, दूसरी ओर से मीरा के डैड ने पूछा तो मधु ने मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखा और बोली, जी अंकल, मधु ही बोल रही हूँ। मीरा के डैड ने दुखी होकर पूछा, मीरा ही मेरा फोन काट रही थी ना? मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं अंकल, मीरा ऐसा क्यों करेगी, वो मेरे साथ ही है, ये लीजिए बात कीजिए उससे। इतना कहकर उसने मीरा की ओर फोन बढ़ाया और बोली, बात कर अंकल से। मीरा बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगी तो मधु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और अपने सिर पर रखकर बोली, बात कर अंकल से। मधु की इस हरकत पर मीरा को बहुत गुस्सा आया, पर उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने गुस्से में मधु से फोन लिया और बोली, जी डैड। मधु ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और बोली, तू बात कर ले, मैं बाकी सबके साथ हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई और मीरा अपने डैड से बात करने लगी। मधु को अपने चारों ओर खूबसूरत वादियां नजर आ रही थी। उन्हें देखकर मधु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तभी उसकी नजर दूर घास चर रही ढेर सारी भेड़ों पर पड़ी। उसने वैसे तो भेड़ें पहले भी देखी थी, पर इतनी सारी भेड़ों को एक साथ देखकर वो बिना सोचे समझे और बिना किसी को कुछ बताए उन भेड़ों की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वो उनके करीब आई, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भेड़ों के बीच से एक मेमने को गोद में उठाया और उसे प्यार करने लगी। वही भेड़ों की तस्वीर ले रहे करण के कैमरे में अचानक से एक बार फिर मधु कैप्चर हो गई। करण ने तुरंत अपना कैमरा नीचे किया तो सामने मधु खड़ी मेमने को प्यार कर रही थी। भेड़ों के बीच खड़ी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हवा से उसके कुछ बाल उड़कर बार बार उसके होंठों पर आ रहे थे, जिसे वो बार बार अपने कान के पीछे कर रही थी। करण एक बार फिर से उसकी तस्वीरें लेने लगा। उसने कुछ तस्वीरें ही ली थी कि तभी मधु की नजर उस पर पड़ी। उसे देखते ही मधु झेप गई और मुस्कुराना भूलकर उससे नजरें चुराने लगी। करण ने भी अपना कैमरा नीचे कर लिया और उसे एकटक देखने लगा। तेज हवा से मधु का दुपट्टा जैसे ही उसके कंधे से हटा तो करण ने तुरंत अपना मुंह फेर लिया। मधु ने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और मेमने को गोद में उठाकर वहां से भाग गई। करण ने पलटकर देखा तो मधु उससे भागती हुई नजर आई। कुछ दूर भागने के बाद अचानक से मधु के कदम रुक गए, क्योंकि उसे याद आया कि वो मेमने को अपने साथ ले आई है। वो फिर से पलटी और करण को देखकर झेपते हुए आहिस्ता आहिस्ता फिर से भेड़ों के झुंड की ओर बढ़ने लगी। करण बिना कुछ कहे चुपचाप उसे देख रहा था। मधु फिर से झुंड के पास आई। उसने घुटनों के बल बैठकर उस मेमने को फिर से झुंड में रख दिया और चोर नजरों से करण को देखने लगी। करण भी उसे ही देख रहा था।
मधु उसे देखते हुए उठकर खड़ी हुई और नजरें झुकाकर बोली, मुझे उन डॉगी से बचाने के लिए थैंक यू। करण ने अकड़ दिखाते हुए बिना कोई जवाब दिए अपना मुंह फेर लिया। मधु भी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके जाते ही करण अपने कैमरे में मधु की तस्वीरें देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो फिर से भेड़ों की फोटो लेने लगा। इधर ऋषभ ने पूरे मंदिर में मधु को ढूंढा पर वो उसे कहीं नजर नहीं आई। वो गुस्से में वहां से वापस जाने लगा। तेजी से वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। उसने जैसे ही गाड़ी का डोर खोला तो अचानक उसकी नजर मधु पर पड़ी। उसे देखते ही ऋषभ भौचक्का रह गया, पर फिर उसके चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, इतना कहकर वो मधु की ओर बढ़ने लगा। मधु मंदिर की ओर बढ़ते हुए बड़बड़ा रही थी, मधु तुझे उस आदमी को थैंक्स कहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसे किसी की सॉरी और थैंक्स की कदर ही नहीं है। तू ही मरी जा रही थी उसे थैंक्स कहने के लिए। इतना कहकर उसने पलटकर करण की ओर देखा तो उसे करण भेड़ों की तस्वीरें क्लिक करते हुए नजर आया। मधु एक बार फिर उसे देखने लगी। तभी ऋषभ ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मीरा वो मैं, इतना कहकर मधु जैसे ही पलटी तो उसके सामने ऋषभ खड़ा था। ऋषभ को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे वो सब याद आने लगा जिसे वो पिछले 3 साल से भूलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों के सामने ऋषभ का हैवानियत से भरा चेहरा नजर आने लगा। वो ऋषभ को अपने सामने देखकर डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मधु ने घबराकर उसका हाथ झटक दिया और 2 कदम पीछे हट गई। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए अपना 1 कदम उसकी ओर बढ़ाया। उसे अपने करीब आते देख मधु अपने कदम पीछे लेने लगी। ऋषभ उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, उस रात तो तुम्हें नंदिनी ने बचा लिया था, पर आज तो मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। आज के बाद ये खूबसूरत चेहरा सिर्फ मैं देखूंगा। दुनिया की नजरों से तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा कि कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं सकेगा। इतना कहकर उसने एक बार फिर मधु के गाल को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर मधु ने उसके हाथ को झटका और पलटकर करण की ओर दौड़ी। ऋषभ भी उसके पीछे भागने लगा। मधु भागती हुई भेड़ों के बीच से होती हुई करण से जा लिपटी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।